नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर केंद्रित है। यह दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि हम इन्हें राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रोत्साहित कर सकें। हर साल की तरह इस साल भी संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के लिए एक नया थीम रखा है। यह थीम है एक समावेशी, सुलभ एवं सतत पोस्ट कोविड-19 में दिव्यांगजन का नेतृत्व और भागीदारी। यह थीम आज के संदर्भ में बिल्कुल उचित है, क्योंकि कोविड-19 आने के बाद हमारा जीवन बिल्कुल प्रभावित हुआ है। आम लोगों को इसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की नौकरी चली गई, उनका जीवन अस्त व्यस्त और अस्थिर हो चुका। अगर इतनी परेशानियां आम लोगों को हुई है तो हम सोच सकते हैं कि दिव्यांगजनों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। सबसे पहले तो हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि दिव्यांग कौन है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति में वे लोग शामिल हैं जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकार हैं, जिसके कारण समाज में दूसरों के साथ समान अधिकार में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी नहीं हो पाती है। अगर हम आज के सिनेरियो को देखें तो पाएंगे कि विश्व का 15% जनसंख्या दिव्यांग है, जिसमें 80% की भागीदारी विकासशील देश से है। भारत की बात की जाए तो भारत में 2.2% लोग दिव्यांग हैं, यानी 2,60,00,000 के करीब लोग यहाँ पे दिव्यांग हैं। तो चलिए हम आपको ऐसे व्यक्ति के पास ले चलते हैं जिनकी आँखों की रोशनी ना होने के कारण भी उन्होंने शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। 1969 में मेरा जन्म हुआ था। 1976 में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था हिमाचल प्रदेश, बैरासुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वहाँ एज ए ऑडिट ऑफिसर वो गए थे। उसी कालक्रम में हम लोग भी वहाँ गए। हम लोग 3 भाई 1 बहन थे। वहीं हमको टाइफाइड हुआ और टाइफाइड में 3 कैप्सूल डॉक्टर ने दिया, जिसके चलते रिएक्शन से स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम हो गया। तो उस समय मेरा पूरा शरीर में यही रिएक्शन हुआ था, लेकिन बाकी बॉडी ठीक हो गई 2-3 महीने इलाज के बाद, पर आई का प्रॉब्लम रह गया। उसके बाद हम लोग चंबा के बाद अलीगढ़, दिल्ली कई स्थानों पे इलाज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 2 बार कॉर्निया ग्राफ्टिंग भी हुआ इंदौर में, वो ठीक नहीं हुआ। 81 में पता चला कि अब ठीक नहीं होगा, तो हमने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू की। ब्रेल सीखने के लिए मैंने सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल रांची में नामांकन कराया। वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद जब मैं ब्रेल सीख गया ठीक ठाक, तो मैंने प्राइवेटली 85 में मैट्रिक बोर्ड दिया। तो एग्जामिनेशन में हम लोग को राइटर मिलता है, पढ़ने के लिए हम लोग को सुन के याद करना पड़ता है रीडर के थ्रू, चूँकि झारखंड और बिहार में कोई ब्रेल प्रेस है नहीं, और उस समय कोई कैसेट लाइब्रेरी भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो फिर 85 के बाद मैट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन कराया। वहाँ से मैंने इंटर और ग्रेजुएशन किया। फिर रांची पीजी से एमए किया, और उसी दौरान मैंने नेट की परीक्षा पास की यूजीसी द्वारा आयोजित। इस दौरान वैकेंसी नहीं आने के कारण कुछ दिन तक ऐसे बैठे रहने के समय हमने सीएन लॉ कॉलेज से लॉ किया। फिर 2001 में एक एफिलिएटेड कॉलेज था धनबाद जिला में, राजगंज डिग्री कॉलेज, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। 7 साल वहाँ काम करने के बाद
जब झारखंड में यूनिवर्सिटी लेक्चररों की बहाली आई 8 में, 7 में बहाली आई, 8 में बहाली हुई, तो उसमें मेरा बहाली हुई और यहीं पोस्टिंग है मेरा। पिछले 13 साल से 13.5 साल हो गया मैं इसी कॉलेज में कार्यरत हूँ 1 मार्च से। समस्या कॉमन आती है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आप ये काम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में यही रहता है, आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, और मैं ही नहीं कई लोग और भी सर्विस में हैं, तो बताना पड़ता है कि नहीं हम लोग कर लेंगे। फिर बाकी लोगों की अपेक्षा हम लोग को अधिक मेहनत करना पड़ता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वी कैन डू इट। जो पॉजिटिव साइड ये है कि लोग जब जानते हैं आपके बारे में, तो मुझे हमेशा अच्छे सहयोगी मिले, लोग हेल्प करते हैं। बहुत सारे रीडर्स मिले जो पढ़ते थे मेरे लिए। प्रारंभ में तो मेरे पिताजी, माँ, भाई बहन पढ़ते थे। शादी के बाद पत्नी भी हेल्प करती है पढ़ाई करने में। कोई किताब रहा, चूँकि 99% 100% किताबें उस शिक्षा की ब्रेल में नहीं है, तो आपको किसी न किसी पर डिपेंडेंट होना है पढ़ने के लिए। कुछ छात्र थे जो मुझे काफ़ी सहयोग किए, जिनमें अनिकेत पीयूष सिंह, राहुल गुप्ता, विकास गुप्ता जैसे छात्र थे जो लोग मेरे लिए पढ़ते थे और फिर लिख भी देते थे जो मैं बोलता था। तो इस तरह से लोगों के सहयोग और सहानुभूति के साथ साथ पढ़ाई चलती रही। हम लोग भी अपने आप को परफॉर्म करते रहे। अधिकांशतः 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो कि जो तकनीक डेवलप हुई है उसके बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए, और दूसरा जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, ग्रामीण इलाके के छात्र हैं, जिनके नॉर्मल बच्चे भी उन सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उन बच्चों को उन तकनीक का सरकार को पहुंचाना चाहिए। जो विकलांग हैं उनको सहयोग कीजिए, सहानुभूति नहीं, सहयोग करके उनको आगे लाना है। और जो दिव्यांगजन हैं उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। उनको ये याद रखना है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है, सबकी कुछ न कुछ कमियां हैं। उन कमियों पर विजय पाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सरकार की दिव्यांगजनों से संबंधित कई योजनाएं आ रही है, चलिए हम इन्हें विस्तार से जानते हैं। मैं विगत 16 वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रही हूँ दिव्यांग बच्चों के साथ। पहले हम दिव्यांग बच्चों को पहचान करते हैं, जिसमें शिक्षक हमारी मदद करते हैं कि हम फिर बच्चों के घर जाते हैं, और घर जाने के बाद वो बच्चे जिनको दिक्कत है, चाहे वो किसी भी प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उन बच्चों को उनके बगल के सरकारी स्कूल में नामांकित कराते हैं। नामांकन कराने के पश्चात उनका सर्टिफिकेशन का कार्य किया जाता है कि उनका प्रमाण पत्र बन सके और उनको सरकारी सुविधाओं से मुहैया कराया जा सके। अगर बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, जैसे अगर बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग है या सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित है, तो उसको विद्यालय आने जाने के लिए हम लोग स्कॉट और ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं। और बच्चों को पढ़ने में जहाँ पे दिक्कत आती है उसके लिए हम लोग शिक्षक को प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो सामान्य परिवेश में दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकें। और बच्चों को कैंप लगाकर व्हील चेयर, कैलिपर्स, हेयरिंग एड, चश्मा, जो भी उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो उनको समय समय पर दी जाती हैं, जिससे उनके कार्य में वो अपने मुख्य धारा से जुड़ सकें और वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें। और विद्यालय में हमारे जैसे रिसोर्स शिक्षक समय समय पर जाकर उन बच्चों की देखभाल और उनको पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही हैं, किस तरह से वो सामाजिक माहौल से मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उस कठिनाइयों को हम लोग दूर करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्रेल ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षकों को ब्रेल के लिए। देन जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशली टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आंगनवाड़ीज़ को भी अवेयर किया जा रहा है CDPO डिपार्टमेंट्स में, कि ताकि सभी पूरा हमारा जो ब्लॉक है या हमारा पूरा समाज है वो इन बच्चों को लेकर संवेदनशील हो सके और हमें इन बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर काम करने की सुविधा हो सके।
दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए स्पेशल स्कूल हुआ करते थे। हर जगह वो बच्चे, अगर हेयरिंग वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग स्कूल, अगर मेंटल रिटार्डेशन का केस है तो उनके लिए अलग स्कूल। तो अलग अलग स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे तो कॉन्सेप्ट ये था कि वो बच्चे स्कूल में पढ़ तो रहे थे लेकिन समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे थे। अगर उनको किसी सोशल जगह पर भेज दिया जाए, कहीं बैठा दिया जाए, तो वो बच्चे थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करते थे। तब हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस आए और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कहा गया कि इंक्लूज़न किया जाए, इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा नॉर्म्स लाए कि हम लोग जो समाज में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहीं पर ये बच्चे पढ़ें और इनको सामान्य बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करने का मौका मिल सके। तो इस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए यहाँ पे हमें अपॉइंट किया गया और हम लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो स्पेशल स्कूल के बच्चे थे उनको हम लोगों ने धीरे धीरे नॉर्मल स्कूल में इनरोल करना शुरू किया। इस इनरोलमेशन से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे थे वो इन बच्चों को थोड़ा हेल्प करना शुरू किए। जहाँ इनको प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में या आने जाने में, चलने फिरने में या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें आ रही थी तो वो उस नियम को फॉलो कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे कि किसी तरह की दिक्कत ना आए और वो बच्चे आराम से उस स्कूल में पढ़ पाएँ। नॉर्मल बच्चे थे वो स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर रहने लगे और धीरे धीरे उनमें थोड़ा चेंजेस आने लगा। भले ही उस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हों नॉर्मल बच्चे, लेकिन अगर हमारा एक भी स्पेशल बच्चा पढ़ता है तो पूरा का पूरा पीयर ग्रुप प्लस टीचर ग्रुप उनको हेल्प करता है और वो बच्चे आगे तक निकल पाते हैं। निःशक्त बच्चों पे काम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का एक पॉलिसी था जो ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी कहलाता है। यानी सबसे पहले क्या था कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट था वो बहुत ज़्यादा निःशक्त बच्चों में था। तो वो देखा गया कि ड्रॉप आउट होने की वजह क्या है। तो बच्चों की वजह क्या थी कि विद्यालय आने में निःशक्त बच्चों को दिक्कत होती थी। उसमें चूँकि फिजिकली चैलेंज जो बच्चे थे, शारीरिक रूप से जो निःशक्त बच्चे थे या मंदबुद्धि बच्चे या जिनको बोलने सुनने में दिक्कत था या फिर और भी बहुत तरह की जो दिक्कतें थी जिसके वजह से बच्चे विद्यालय में नहीं आ पाते थे। नामांकित तो थे बच्चे लेकिन कुछ दिन स्कूल आने के बाद वो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते थे। तो उन बच्चों को लगातार वो बच्चे विद्यालय आए और उनका एकेडमिक सपोर्ट के साथ, चूँकि एकेडमिक सपोर्ट के लिए रिसोर्स टीचर पहले से मौजूद थे, उनका थेरेप्यूटिक सपोर्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट इनका चयन किया गया। तो उन बच्चों में जो बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे जिनके हाथ पैर में तकलीफ़ होती है, जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, उनको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो उन बच्चों पे हमारा ख़ास तौर पे काम है कि उन बच्चों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यानी विद्यालय में लाया जाए। चूँकि उनको असल शिक्षा विभाग का काम है कि बच्चों को पढ़ाना, लेकिन बच्चे विद्यालय आएंगे और उनको विद्यालय आने में कोई कठिनाई नहीं हो, उसके लिए उस लायक बनाना ये हमारा काम है। हर ब्लॉक में एक एक रिसोर्स रूम है जहाँ पे हर तरह के जो बच्चे उसमें उनको बुला के उनको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन भी, उनको एक्सरसाइज भी कराया जाता था और उनके लिए फिर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं उनको एकेडमिक सपोर्ट भी देते थे। 2016 में RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट नया आया, जिसमें हम लोग अभी 21 तरह के दिव्यांगों के साथ काम करते हैं। इसमें 3 तरह के ब्लड डिजीज को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल को शामिल किया। तो हमारे कार्य करने का जो दायरा था वो बहुत बढ़ गया। पहले हम 7 डिजेबिलिटी के साथ काम करते थे, अभी हम 21 डिजेबिलिटी के साथ काम करते हैं। अगर कोई थड़का सा भी तुतलाता है, हकलाता है, अगर बोलने में किसी तरह भी धारा प्रवाह में बाधा आती है, तो वो भी एक तरह का हमारे हिसाब से दिव्यांग है। जो स्पीच एंड
लैंग्वेज के तहत हम लोग उसको नोट करते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, स्पाइना बाइफिडा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, सबको इसके अंदर शामिल किया गया। तो हमारा काम करने का दायरा बढ़ा तो हमारे बच्चों की संख्या भी बढ़ गई। हमारे प्रत्येक प्रखंड में एक रिसोर्स रूम है जिसको हम लोग संसाधन कक्ष बोलते हैं। संसाधन कक्ष का मतलब है कि वो 21 प्रकार के डिजेबल के लिए वहाँ संसाधन भी उपलब्ध है। जैसे किसी को स्पीच थेरेपी अगर देना है तो किस तरह उसको आईना में देखकर बैठ के उसको स्पीच थेरेपी करानी है। अगर फिजियोथेरेपी देना है तो फिजियो बॉल, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होता है, पैरेलल बार, कैलिपर्स, ये सारा संसाधन हमारे रिसोर्स रूम में उपलब्ध है। तो जो बच्चे को एक्स्ट्रा अगर अलग से कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो उसको सप्ताह में 1 या 2 दिन हम लोग रिसोर्स रूम बुलाते हैं, और रिसोर्स रूम में बुला के मतलब एक टीचर और एक बच्चे के साथ हम लोग अलग से उसको सहायता प्रदान करते हैं, ताकि उसका जो प्रॉब्लम है दिव्यांगता से सही वो किसी तरह से कम हो जाए। उसके अलावा हम रिसोर्स शिक्षकों को भी समय के साथ अपडेट होने के लिए, नए चीज़ों से अवगत होने के लिए अक्रॉस डिसेबिलिटी का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके तहत अगर मैं मेंटल रिटार्डेशन की रिसोर्स टीचर हूँ तो मुझे ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करना है, हियरिंग बच्चों के साथ काम करना है, स्पीच एंड लैंग्वेज के साथ काम करना है। तो मैं सिर्फ एक की मास्टर नहीं होके मुझे 21 डिसेबिलिटी के ऊपर मास्टर होना है। इसके लिए भी मुझे हमेशा समय समय पर स्टेट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, और समय समय पर जो नया कानून, नया प्रावधान, नई चीज़ें आती है उससे अवगत, नई तकनीक से हम लोगों को अवगत कराकर समय के हिसाब से हम लोगों को अपडेट करवाया जाता है। तो आइए अब हम आपको एक ऐसी ही बच्ची के पास ले चलते हैं जो सामान्य बच्चों के साथ रहकर पढ़ाई कर रही है एक सामान्य स्कूल में। मैं एक पार्शली ब्लाइंड हूँ। मेरी आँखों की रोशनी मतलब बचपन से है, और इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ी सी लेट शुरू की थी, और उस वक्त मैं 6 साल की थी जब मैं ब्लाइंड स्कूल में गई, और वहाँ से मैंने ब्रेल लिपि सीखा, लिखना पढ़ना, पर वहाँ मैंने मैथ्स नहीं सीखा। और मैं स्कूल पहले अपने फादर के साथ जाती थी, पर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि कैसे मैं अगर जा रही हूँ रोड में तो मैं कैसे रोड क्रॉस करूँ, कैसे हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकूँ और बैठूँ, और जब मुझे स्कूल में उतरना हो तो मैं पहले ही उन्हें बता देती थी कि मुझे यहाँ उतरना है, तो वो मुझे उतार देते थे। तो ऐसे मुझे मेरे पापा ने मतलब 1 साल ट्रेनिंग दिया, उसके बाद फिर मैं आना जाना अपने से खुद से ही शुरू कर दिया, और अभी मैं ऐसे ही आती जाती हूँ। और मेरी पढ़ाई मैं लिखती ब्रेल लिपि में हूँ और पढ़ती भी ब्रेल लिपि में हूँ, पर स्कूल में बाकी बच्चे जिस तरह से साइटेड में लिखते तो मैं ब्रेल में लिखती हूँ। तो इस वजह से मैंने कभी मैथ्स नहीं सीखा, तो मुझे मैथ्स पढ़ने में लिखने में बहुत दिक्कत आती है, जिस वजह से मैंने अपने साइट सेवर में बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैथ्स के लिए यूज़ होते हैं, वो उन्होंने मुझे दिया, पर अभी मेरी वो चीज़ स्टार्ट नहीं हुई ताकि जिससे मैं पढ़ सकूं। टीचर अवेलेबल नहीं है उसके लिए, इसलिए मैं मैथ्स अभी भी नहीं जानती हूँ। और साइट सेवर से मेरी मुलाकात पिछले 2 साल पहले हुई थी, जब मैं ब्लाइंड स्कूल में ही थी। तो उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में जाओ और नॉर्मल बच्चों की तरह ही पढ़ो, और जिससे कि तुम्हें आगे जाके कोई फ़ायदा हो। तो मैं शुरू में बहुत डरती थी कि मैं कैसे उन लोगों के बीच में जाऊंगी और पढ़ूंगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब से मैं आने लगी, और यही मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ मैं पहले आई थी, और अभी मैं यहाँ से निकल गई हूँ पढ़ के। तो यहाँ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, एंड स्टूडेंट्स भी जो कि मुझे मदद करते थे मेरे एग्ज़ाम्स में और मेरी बाकी चीज़ों में कि मैं क्या कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे स्कूल जा रही हूँ, और वहाँ भी मेरा कुछ ऐसे ही चल रहा है। मैं जाती हूँ, बैठती हूँ और पढ़ती हूँ, पर फ़िलहाल मैं जिस तरह से सोच रही हूँ कि मेरी पढ़ाई हो,
वो ये हो कि सारे लोग मुझे हेल्प करें और टीचर्स भी कोऑपरेटिव रहे, ताकि मैं जो नहीं भी जानती हूँ वो भी मुझे आ जाए साथ में, और मैं आगे जाके कोई बहुत अच्छा सा जॉब करना चाहूँगी और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली मदद करना चाहूँगी। और पढ़ने के लिए मुझे साइट सेवर से स्मार्टफोन मिला जिससे मैं अभी पढ़ती हूँ, और साथ में स्मार्ट केन एंड स्मार्ट वॉच एंड बाकी चीज़ें भी मिली, तो जिसकी हेल्प से मैं अभी पढ़ रही हूँ। कार्यक्रम के इस सेगमेंट में दिव्यांगजनों के जीवन को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। मैं हेमलाल बैठा, मैं हजारीबाग ज़िला से हूँ। मैं चाहता हूँ कि झारखंड में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को बहुत कम मिलता है, वो अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग का जो दिव्यांग पेंशन 1000 आती है, उसमें हम लोग की जो आवश्यकताएं हैं वो अच्छी से पूरी नहीं हो पाती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी की जाए जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो। और एसएससी, जेएसएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार हम लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था के साथ अगर सहयोग राशि प्रदान करे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं।
यो इसी बॉय डीजे आतिश ऑन द रैप। ये भेलपुरी जिसमें तीखा नमक कम, नाम कलाकार मेरे नाम में इदम, कितने सारे दोस्त फिर भी नहीं मुझको है घमंड। ये खेल कूद बीती बातें राहों में मिलेंगे कांटे, काम काज करने जाते भूल जाते रिश्ते नाते, प्यार में मिला है धोखा, प्यार की बनाते बातें अपना घर उजाड़ते, दूसरों का घर सजाते, जिंदगी का खेल और ये नाम कलाकार है, जिंदगी का खेल और ये नाम कलाकार है, आगे मेरी सोच पीछे पूरा संसार। हाँ हाँ, जो भी लिखता खुद से लिखता, लेता मैं सहारा नहीं, मुझको कोई रोटी दे दे मुझको ये गवारा नहीं, जिंदगी का खेल जिंदगी की सच्चाई है, जिंदगी का खेल जिंदगी की सच्चाई, इसमें कड़वी सच्ची बातें जो तू समझ ना पाए। हाँ, बुरा वक्त मेरा तब कौन मेरे साथ थे, बस एक दूजे लोग जो दिल के मेरे पास थे, उन्हीं पर विश्वास मेरा वही मेरे खास थे, हाथ में लकीर नहीं हाथ में रास्ते, सोच है इंसान की तभी तो पहुंचा चांद पे, तू इस सब का घरता धरता तेरे पास ज्ञान है, जिंदगी का खेल और ये नाम कलाकार है। यो इसी बॉय डीजे आतिश ऑन द रैप। I am very happy to celebrate the International Handicapped Day, and it is a joy for me to give a message to the audience that हम लोग का तो 50 handicapped बच्चा लोग है, वो लोग इधर बचपन से ही हम लोग के साथ में 6 साल से ऊपर 50 साल तक है, कौन कौन ग्रेजुएट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन अपने आप लोग सबको बहुत खुशी है और अपने से सब कुछ करते हैं, सब कुछ हम लोग जो सिखाया है अच्छे से अच्छे तरफ से करते हैं और वो लोग बहुत खुश है। मेरा बोलने के है कि बहुत कुछ फैमिली में हम लोग देखते हैं एक ही बच्चा हैंडीकैप्ड कुछ भी हो, वो लोग सोचता है ये सब हमारा एक तो भगवान का कर्ज है, लेकिन नहीं है, वो आपका घर में एक तो ब्लेसिंग है। हाँ, हम लोग ये 50 बच्चा लोगों को देख सकता है, क्यों आपको एक बच्चा को देखभाल करने नहीं सकते हैं, क्यों आप लोग वो बच्चा लोगों को प्यार करो, वो लोगों को एक्सेप्ट करना है, यदि आप उसको अपने दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो वो बच्चा को आप सेवा करने के लिए आपको सब कुछ देने के लिए सकेगा। और हम लोग इधर एक ही हर एक बच्चा को भगवान जैसे देखते हैं और वो भगवान को हम लोग सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग का दिल को भी खुशी है। और जो इधर में आता है वो लोग बोलता है हम लोग को एक सुगुण मिलता है, जो हम लोग को डोनेशन देने के लिए आते हैं सब कोई उदार मन से दान देता है, क्योंकि देखिए ये हम लोग का सेवा देखी और ये हैंडीकैप बच्चों का लोग का कुछ देखी। तो थैंक यू सो मच, आपको सबको हमको धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस में हमने दिव्यांग व्यक्ति के जीवन को करीब से देखा और जाना। आशा करते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद दिव्यांगजनों के प्रति आपकी संवेदनशीलता में इजाफा होगा। अगर आप दिव्यांगजनों से संबंधित किसी सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। हर्षित कच्छप और दूरदर्शन की पूरी टीम को जोहार, नमस्कार।